हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थर्ड सेमेस्टर माइनर पेपर वो भी हिस्ट्री का उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं हैं और आपका माइनर पेपर में हिस्ट्री है तो आपका सिलेबस क्या रहेगा इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है और हिस्ट्री माइनर पेपर है, ठीक है। और हिस्ट्री माइनर पेपर जिसका कोड है MN1B, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यूनिट 1 में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि अगर स्पेशली एविडेंस के साथ हिस्ट्री की शुरुआत किया जाए तो हड़प्पा सबसे पहला हिस्ट्री माना जा सकता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से ही आप लोगों का माइनर पेपर 3 का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। और हड़प्पा में भी आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, इसमें प्रमुख स्थल दिया गया है जो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल था। उसके बाद उसका वितरण, नगर नियोजन व्यवस्था। दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लिख देता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पूछेगा कि हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, और उसके संरचनाएं, ठीक है। ये रहा आपका यूनिट 1 का पहला पार्ट। दूसरा है कृषि, प्रौद्योगिक, शिल्प, व्यापार एवं धार्मिक अभ्यास, और है सभ्यता का पतन। दोस्तों, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सिर्फ हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। आपको मैं जो बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा फोकस रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख प्रमुख स्थल थे उनके बारे में आपको पूरा नॉलेज ले लेना है कि जैसे मोहनजोदाड़ो कहाँ था, चंदहुदड़ो कहाँ था, लोथल कहाँ था, वो किस लिए फेमस था, ये सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर दोस्तों, नगर निर्माण योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। और सबसे लास्ट सवाल बनता है यहाँ पर, सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो यही सारा टॉपिक यूनिट 1 में है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो मैंने 3-4 टॉपिक बताया है, ठीक ना। दोस्तों, नेक्स्ट है वैदिक युग। दोस्तों, जब हड़प्पा कालीन समाप्त हुआ, यहाँ अभी देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ही दोस्तों उसके बाद वाला का टाइम पीरियड को कहते हैं वैदिक युग, ठीक है। तो वैदिक युग में आपको क्या क्या पढ़ना है, वैदिक साहित्य, प्रतिबिंबिता समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म। आपसे किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, पूछेगा कि वैदिक काल की साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए। उसके बाद वैदिक काल का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, तीसरी यूनिट में है छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का विकास। यानी दोस्तों, जब ईस्वी जीरो से स्टार्ट होकर के जो हम लोग 2024 में अभी जी रहे हैं ना, इससे पहले वाले को दोस्तों BC कहते हैं, यानी ईसा पूर्व। तो ये ईसा पूर्व की घटना को दोस्तों हम लोग पढ़ना है, ठीक है ना। पहले आप लोग जानते थे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, पहले का जो टाइम पीरियड था ना वो उल्टा चलता था। जैसे अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, उसके बाद आएगा 2025, 26 ऐसे करके बढ़ता था ना। लेकिन उस टाइम पर यानी BC के टाइम पर ऐसा नहीं होता था, उल्टा आता था। छठी शताब्दी, पाँचवीं शताब्दी, चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, इस तरह से 0-0 पर पहुंचते हैं। तो जो यूनिट 3 है इसमें छठी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का घटना का वर्णन है। यानी इस टाइम पीरियड के बारे में ये यूनिट बता रहा है, ठीक ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पूछा जाता है कि जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर पूछेगा महावीर स्वामी की जीवनी और उनके सिद्धांतों का वर्णन करें, या फिर कभी कभी इससे तुलना करके भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें जो तीसरी यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस देना है आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद प्रादेशिकी
राज्यों का उदय जिसमें महाजनपद और मगध साम्राज्य। आपसे पूछेगा मगध साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? जो साम्राज्य था वो शक्तिशाली कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक ना। मैं आपको ये भी साथ में बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से और कौन सा टॉपिक को ध्यान देना है। बाकी तो आप लोग सिलेबस खुद पढ़ सकते हैं, क्या ज़रूरत था मेरा, ठीक ना। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह का सवाल कहाँ से और कैसा सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसमें आपका मगध साम्राज्य को पढ़ के जाना है कि मगध साम्राज्य और महाजनपद, ठीक ना। आपका जो यूनिट 4 रहेगा, यूनिट 4 में इससे पहले क्या हुआ था हम लोग देखिए, छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक का ना। तो फिर चौथी शताब्दी से दोस्तों वो जो टाइम पीरियड था वो था मौर्य युग, ठीक है, यानी मौर्य पीरियड। सबसे पहले आपको जानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में, ठीक ना। इनका जीवनी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इनके प्रमुख प्रमुख युद्ध और उपलब्धियों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज, कला, वास्तुकला, मौर्य साम्राज्य का पतन, ये आपका सिलेबस में मेंशन है। लेकिन दोस्तों ये सब पढ़ लेने के बाद भी अगर आपको डाउट है कि क्या पढ़ना है और अगर आपका टाइम नहीं मिलता है इतना पढ़ने के लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था, या फिर अशोक के धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि मौर्यकालीन वास्तुकला के ऊपर एक निबंध लिखे या फिर टिप्पणी लिखे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। और इससे एक और सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। ये 4 सवाल को छोड़ करके दोस्तों मौर्य युग से कोई सवाल बनता नहीं है, ठीक है। तो यही 4 सवाल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों ये जितने भी मैंने टॉपिक बताया इम्पोर्टेंट, उसमें से बहुत सारे टॉपिक इसी चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट यूनिट 5 में क्या है, मौर्योत्तर काल। दोस्तों जब भी आप कोई भी साम्राज्य के बाद उत्तर देखें ना, तो इसका मतलब है उसके बाद वाला टाइम, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मौर्योत्तर, उसके कुछ ही देर के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे गुप्तोत्तर, ठीक है। तो इसका मतलब है गुप्ता काल के बाद, मौर्य काल के बाद, ठीक है। तो मौर्य काल के बाद का जो युग था वो शुंग वंश का था। सतवाहन, कुषाण और राजनीतिक उपलब्धि, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, वास्तुकला, संगम, साहित्य और समाज और संस्कृति। दोस्तों इसमें से आपको फोकस क्या करना है ना, और क्या चीज़ पढ़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कुषाण वंश में जो कनिष्क था, कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन करिए। दोस्तों कुषाण वंश का ही एक सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन करे वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। और इसमें से पूछा जाता है संगम युग, संगम युग के विषय में आप क्या जानते हैं, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। या फिर संगम साहित्य का ऊपर एक लेख लिखिए, ठीक है। या फिर पूछेगा संगम साहित्य के पुस्तकों का वर्णन करें। तो इस तरह का सवाल दोस्तों मौर्योत्तर काल से पूछा जाता है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ बनाया जाए तो सातवाहन से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर हमको इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए, तो वो भी बता दीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में एज इट इज़ लाइन बाय लाइन पढ़ दूंगा, तो इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कहाँ से सवाल बनता है, नहीं बनता है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कम मेहनत करना पड़े, ठीक ना। बाकी ये जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ तो अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में शेयर कर दूंगा और उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों गुप्ता काल में जो आपका यूनिट 6 है उसमें आपका गुप्ता काल पढ़ना है, ठीक। गुप्ता काल में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा गुप्त जो शासक थे ना, स्पेशली समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों में से एक का आपका उपलब्धि पूछा जाता है, ठीक ना। आपसे पूछेगा समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करें, या फिर पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। गुप्ता प्रशासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज और अर्थव्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्ता काल का जो
कला था, वास्तुकला और विज्ञान के क्षेत्र में जो उनका उन्नति था वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। तो ये सब टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का पतन। तो गुप्त साम्राज्य का पतन भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? बाकी यहाँ से अगर बोला जाए कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त काल का जो कला और वास्तुकला और गुप्त काल का पतन। इसी से सवाल बनता है, आप लोग कभी भी ये टॉपिक पढ़िएगा तो इसमें यही सब पढ़िएगा। और दोस्तों एक सवाल बनता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? यानी स्वर्ण युग का संज्ञा मिला है दोस्तों गुप्त काल को, तो ये स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रहेगा आपका यूनिट और रहेगा गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया कि गुप्त काल के बाद का टाइम, ठीक है। तो गुप्त काल का बाद का टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा हर्षवर्धन। पूछेगा दोस्तों हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में बताइए, ठीक है। या फिर पूछेगा हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। या फिर कभी-कभी दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि आपसे पूछेगा कि चालुक्य वंश या फिर पल्लव वंश के राजनीति व्यवस्था के बारे में वर्णन करें, ठीक है। तो यही सारे सवाल बनते हैं और यही है दोस्तों सिलेबस। और फिर से रिकैप कर देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। हड़प्पा कालीन का नगर नियोजन व्यवस्था है और उनका प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ना है। कला, शिल्प, व्यापार, धर्म, कृषि और सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल का जो साहित्य था, समाज था, अर्थव्यवस्था और राजनीति और धर्म के बारे में पढ़ना है। चौथी से छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का आपका जो नया-नया धर्म का उद्भव हुआ था समाज में, उन धर्म के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है उस टाइम में कई-कई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ जिसमें मगध साम्राज्य सबसे इम्पोर्टेंट था और 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। मौर्य युग में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ना है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और समाज को देखना है, कला और वास्तुकला के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और वेरी इम्पोर्टेंट जो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसा हुआ ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मौर्योत्तर काल के बारे में बात करें तो शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक कनिष्क था, कनिष्क के उपलब्धियों के बारे में आपको पढ़ना है। उनके अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति, वास्तुकला पूछा जाता है दोस्तों, समाज और संस्कृति के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो कला और वास्तुकला के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा। संगम युग मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर पढ़ना है। और दोस्तों गुप्ता काल में आपको मैंने अभी बताया कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रशासनिक व्यवस्था, कला एवं वास्तुकला और स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था और गुप्त साम्राज्य का पतन। बहुत सारा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक ना। जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा। गुप्तोत्तर काल में आपको क्या पढ़ना है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और चालुक्य और पल्लव वंश के राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करने वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो ये दोस्तों रहा पूरा का पूरा पेपर। अगर आपको सिलेबस डिस्कशन अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करता है, तो एग्ज़ाम में आने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।